वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अडियाला जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। उनका मजीद कहना था कि मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्विस है तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को लड़वाकर हमारी जमात ख़त्म करवा दी जाए। खुसूसी नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सादर होने के बाद कौमी असम्बली के होने वाले गुज़श्ता रोज़ के इजलास में ना तो तहरीक इंसाफ का वजूद कहीं दिखाई दिया और ना ही उसकी जानिब से नामजद किए गए अरकान की हल्फबर्दारी का जिक्र हुआ। इसकी बजाय हमने ये देखा है कि मामूली नौयत की जो तरमीम थी इलेक्शन एक्ट में, वो ऐवान में पेश कर दी गई है और एक्ट की मंजूरी से 12 जुलाई के फैसले पर जश्न मनाने वालों की खुशियाँ भी गारत हो जाएंगी। कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहाँ सियासी गैर मामूली नौयत की तरमीम ऐवान में पेश कर दी गई, जिसे कसरत राय के फैसले की बुनियाद पर कानून इंसाफ की कायमा कमेटी को सौंप दिया गया है ताकि वो इस पर गौर करके आइंदा जुमे को कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होने पर इस ऐवान में मंजूरी के लिए पेश कर सके। और पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट का इजलास भी आइंदा हफ्ते ही तलब किया जा रहा है, जिसमें इस तरमीमी बिल को भी मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना आज छठे रोज भी जारी है। धरने में कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी शरीक है। हुकूमत ने 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालबात पर मुशावरत के लिए भी वक्त मांगा था। और ब्रेक से पहले हमने पहले भी बात की थी इस्माइल हानिया के हवाले से, जिन्हें शहीद कर दिया गया था। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़ियाकार आमिर जहाज राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बानी पीटीआई या मुज़ाकरात के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं, कुछ रास्ते आपको लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमवार हो रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज को और हमें ये मौजूदा हुकूमत लड़वाने की कोशिश करिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। देखें, दूरी की बात हो या नज़दीक की, असल इशू ये है कि क्या पाक फौज ने वाज़े तौर पे नहीं कहा हुआ कि 9 मई की माफ़ी मांगिए जी, यानी जुर्म कबूल कीजिए और उसके बाद एक तौबा ताइब होगा कि आइंदा ये काम नहीं होगा और फिर आप जाके सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात कीजिए। आपको पता है कि उमर अयूब खान ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 7 में स्टेट का मतलब क्या है। वो आर्मी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कह रहे थे कि आप स्टेट नहीं है, स्टेट पार्लियामेंट है, स्टेट सूबाई असम्बलियां हैं, स्टेट वो लोकल अथॉरिटीज हैं जो टैक्स लगा सकती हैं। तो वो तो स्टेट की बात कुछ और कह रहे थे। फिर खुद ही उन्होंने सपे सलार के नाम पैगाम दिया और इमरान की हमशीरा ने पैगाम दिया कि आप न्यूट्रल हो जाएं। और कल इमरान खान साहब ने कहा न्यूट्रल भी नहीं, क्योंकि वो आ गई थी ना तनकीद के न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप गैर सियासी हो जाएं। और जब उनसे कहा गया कि गैर सियासी हो जाएं तो आप उनसे क्यों बात करना चाहते हैं जब उनका काम नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ताकत उन्हीं के पास है। तो जिनके पास ताकत है तो उन्होंने तो जवाब दिया हुआ है। अब तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है, अब सिर्फ वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर हो जाए। हम तो सब ये चाहते हैं कि हर फरीक एक एक कदम पीछे हटे और बातचीत पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए ताकि आइंदा के इलेक्शन आपके क्लियर हो जाएं, उनके ऊपर उंगली ना उठे। लेकिन ये जिस तरीके से खान साहब चाह रहे हैं कि गेट नंबर 4 दोबारा उनके लिए खुल जाए, तो वो तो फिर वो एक सिलसिला है जो 76-77 साल से हम देख रहे हैं। तो फिर क्या कमी हुई? फिर खान साहब जिनको गिरदानते हैं कि ये फौज को नहीं छोड़ रहे और ये मुझे लड़ाना चाहते हैं, तो लड़ने के लिए कौन गया था 9 मई को? हमले किन के लोगों ने किए थे? आप कहते हैं मैं आज मानते हैं आपके पुरअमन एहतजाज मैंने कहा था। तो जब आप एहतजाज शुरू करा देते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी एहतजाज को काबू करने की आपकी अपनी होती है। लेकिन अब ये सवालात आ रहे हैं, फौज के बारे में मुसलसल कहा गया कि जी ये वही लोग हैं जिन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज चुराई है और मेरे अरेस्ट की और हाई कोर्ट की। तो फौज ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि कमीशन तो उसका बनता है ना जिसमें कोई चीज छुपी हुई हो। अब अदालतें हैं, फौज है, सुप्रीम कोर्ट का है कि वो फौजी अदालतों के ऊपर केस रुका हुआ है और इमरान खान साहब ने खदशा भी जाहिर किया है कि मुझे भी कहीं मिलिट्री की तहवील में फौजी अदालतों में न दे दिया जाए। तो इन सबको हमें मिला के देखना होगा कि प्रेशर कौन किस पे डाल रहा है, कहाँ से डाल रहा है। आप बरतानिया जाएं, आप अमेरिका जाएं, पाकिस्तान के बारे में करारदादे पास कराएं, आपकी पार्टी के लोग ये काम कर रहे हों और फिर अगर रास्ता न मिले तो फिर आप कहें कि बात करनी है। तो बात तो आप हमेशा से करना चाह रहे हैं, फौज की तरफ से बात अब नहीं हो रही कि उन्होंने देखा है कि हमें पीछे हटना चाहिए। आप मुसलसल उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी चीज होने वाली हो रही है।
ठीक है, हम सब जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बात हमेशा पार्लियामेंट के थ्रू ही होनी चाहिए, लेकिन जब भी मुज़ाकरात का कहा जाता है, मौजूदा हुकूमत जब वो अपोजिशन में थे तब भी, और अब जो हुकूमत में मौजूद हैं तब भी उन्होंने मुज़ाकरात का कहा, तो राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट है कि हम जब भी मुज़ाकरात का कहते हैं ये आगे से हमें गालियां देते हैं। जी, तो यही बात है ना कि एक तरफ इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने बात सिर्फ फौज से करनी है। तो पहले फौज और ये एक पेज पे थे। जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट की कमेटी में भी नहीं आते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो यही वो सख्ती और रवैया है जो आज इन्हें यहाँ तक लेके आया है। परेशानियों में भी डाला हुआ है, पूरी कौम भी परेशान है, इनका वोटर भी परेशान है, इनका सपोर्टर भी परेशान है। और ये भी अब बातचीत की बात क्योंकि नई तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो खान साहब बात कर रहे हैं, अगर हम 8 फरवरी को निकाल दें तो ये तो वो पहले भी कह रहे थे कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ फौज से, और 8 फरवरी के बाद अब उनका मुतालबा ये है कि मुझे मेरा मैंडेट वापस किया जाए, मेरे लोगों पे पर्चे खत्म किए जाए। तो भाई अगर तो ये हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर फौज को ही फैसला करना है, फिर अदलिया भी फारिग हो गई कि बगैर मुकदमों के मेरे लोगों के उसके सब लोगों को रिहा किया जाए। बड़े सख्त शराइत है खान साहब की, लेकिन ये शराइत तब हो जब इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हो रही हो, क्योंकि वो कहते हैं जिनसे गुफ्तगू करनी है मैंने नहीं करनी, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत से नहीं करनी, हुकूमती इत्तेहादियों से नहीं करनी, बात करनी है फौज से, और फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे महमूद खान अचकज़ई से मुज़ाकरात के लिए। तो या तो ये हो ना कि कोई ऐसी चीज हो गई है कि हाँ जी आप नुमाइंदा लाएंगे, और वो कह रहे हैं हमने तो कोई बात नहीं करनी, हमने तो बाकायदा बता दिया हुआ है कि आपको क्या क्या इकदाम करने हैं, पहले आपको 9 मई को मानना होगा। उन्होंने कल अपने कर्नल को जो 14 साल की सजा दी है, कर्नल अकबर को, आपको पता ही है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद, तो वो तो अपने लोगों को जो विद इन द सिस्टम खराबी पैदा कर रहे थे उन सबको सजाएं दिए जा रहे हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ सिविलियन अदालतों में मौजूद है मसला कि वहां से कब कैसे जमानतें भी हो रही हैं, केस खारिज भी हो रहे हैं, पक्की जमानतें भी हो रही हैं, और उस पर गुफ्तगू भी हो रही है कि जी जिनके सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज की सूरत में बयानात मौजूद हैं, कोई ऑडियो लीक्स की बात नहीं कर रहा, उन सबको भी छोड़ा जा रहा है। तो फिर यही हो रहा है जो इस वक्त चल रहा है, और ये आगे चलता जाएगा, क्योंकि फिर स्टेट का फैसला ये है कि 9 मई के मामले तक आपसे कोई बात नहीं होगी। ठीक है आमिर साहब, आलमी मंजरनामे के हवाले से भी एक खबर है जो कि आज हमने अपने प्रोग्राम में भी 1-2 बार डिस्कस की है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जिस तरह से उन्हें शहीद किया गया है, एक बार फिर से इंटरवीन किया गया, ईरान की हदूद की भी खिलाफ वर्जी की गई है। इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? मशरिक़ वस्ता की जो इस टाइम सिचुएशन है, आपको लगता है कि फिर मजीद बिगड़ने की तरफ जाएगी? बिगड़ी तो हुई है और इसके अंदर खराबियां पैदा होंगी, साजिशें बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा सख्ती आई हुई है कि आप तो पहले कहते थे कि हम इस तरह कर देंगे, इसराइल के लिए ये कर देंगे, और आपने कुछ ना किया। ऊपर से उनके पॉलिटिकल विंग के सरबराह आपके पास बतौर गेस्ट आए, आप नहीं संभाल सके। तो अब वो ईरानी सिक्योरिटी के ऊपर तो जाहिर है क्वेश्चन सबसे पहले आता है, बाद में ये है कि मेहमान आप ना संभाल सके और दुनिया के लोग भी आए हुए थे, फिर आप क्या करेंगे? क्या ईरान को काटने की गुफ्तगू है? ये चीजें हैं। बहरहाल अभी इसकी गुत्थी सुलझेगी जब इंफॉर्मेशन आएगी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे कि ये वाकया हुआ कैसे। ईरान के अंदर आपके गेस्ट हैं और जो बहुत ज्यादा खतरे में थे, तो उनकी सिक्योरिटी तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी और नहीं हो सकी। अब बहरहाल ईरानी इंटेलिजेंस, ईरानी हुकूमत इसके ऊपर जवाब देगी, और इसराइल हो सकता है क्लेम कर ले या कोई और क्लेम करे कि ये किसने किया, हमें वेट करना पड़ेगा इसका भी। ठीक है। अच्छा, खुसूसी नशिस्तों के हवाले से हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद कौमी असम्बली का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ, उसमें हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं दिखाई नहीं दिया, ना उनकी जानिब से नामजद किए गए जो अरकान थे उनकी हल्फबर्दारी का कोई जिक्र हुआ है, बल्कि उसके बजाय अब देखने में आया कि कौमी असम्बली के इजलास में मामूली नौयत की तरमीम भी ऐवान में पेश कर दी गई है, और उसकी मंजूरी के हवाले से भी अब यह कहा गया कि बिल पास कर लिया गया है। देखिए, वो हलफ वाली बात तो वो लोग कर रहे हैं जिनको पता नहीं है। देखिए, ये मखसूस नशिस्तें पहले जो दी गई हैं वो मेंबर्स थे, उनकी सिर्फ एलोकेशन चेंज हुई है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे तो उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब अगला मरहला है कि जिनकी लिस्टें वो दे रहे हैं खवातीन और अकलियतों की सूबों में और मरकज में, तो वो इलेक्शन कमीशन का अगला काम शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैम्बर अपील कर दी हुई है रजिस्ट्रार के जरिए कि आप हमें बताएं कि जब ये आइन कानून में नहीं है हम इसको कैसे कर दें, कि जिनकी कोई पार्टी नहीं थी, जो एक दफा एक पार्टी में जा चुके हुए हैं, चलें आपने ऑर्डर किया कि 39 लोगों को आप फौरी तौर पे डिक्लेयर करें कि ये पीटीआई के हैं, वो हो गए, और अब 41 लोगों का फैसला है वो वहां होना है। और फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लियरेंस आएगी तो फिर एक तो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन का, दूसरा
जब नोटिफिकेशन होगा तो फिर स्पीकर फैसला करेंगे हलफ लेना है, क्या करना है। तीसरा ये है कि जो नया कानून कल मुतारिफ कराया गया और आज शायद कमेटी में भी वो ज़ेरे बहस आए लॉ एंड जस्टिस की, अगर वो अप्रूव होता है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कर देते हैं तो ये भी एक नई लड़ाई है जो गवर्नमेंट ने बजाय सीधी सीधी ओपन की है कि 2017 से इसको लागू किया गया है बैक डेट से, कि आप इस तरह नशिस्तें नहीं तब्दील कर सकते। पहले भी गवर्नमेंट पार्टी की बात भी है और लोग भी यही कह रहे हैं कि जी ये रीराइट किया गया आइन को। अब उसके मुकाबले में पार्लियामेंट यानी मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव सामने खड़ी हो गई है अदलिया के कि वो इस फैसले को नहीं मान रहे। पार्लियामेंट अगर कानून बना देती है और एग्जीक्यूटिव ने तो जाहिर है इस कानून की अभी मंजूरी देनी है इस सेंस में कि जब ये बनेगा काबीना से भी हो जाएगा अप्रूव, कायमा कमेटी में भी आ गया, प्राइवेट मेंबर है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन एग्जीक्यूटिव की मर्जी होगी तो ये स्टैंडिंग कमेटी से पास होगा और फिर पूरी गवर्नमेंट पार्टी उसको वोट करेगी। गवर्नमेंट के अपने लोगों ने बिल किया है, इसका मतलब है वो संजीदा है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद में रुकावट खड़ी की जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने खुद यानी PMLN और पीपल्स पार्टी जो उनकी इत्तेहादी है, दोनों ने इसके ऊपर रिव्यू डाला हुआ है कि रिव्यू पहले सुना जाए। वो रिव्यू कमेटी ने कहा हम 2 महीने बाद सुनेंगे। बहरहाल अभी लड़ाई है जो जारी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से जो बिजली की बिल हैं उसमें कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में भी जो धरना है, आज 6वां रोज़ है इस धरने को। इस धरने के आप नताइज देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नताइज होंगे, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा और हमारी जो मुआशी कंडीशन है इस वक्त हुकूमत के लिए अफोर्डेबिलिटी है कि वो कीमतों को कम करके जो IMF के मुतालबात भी हैं, IMF की जानिब से कहा गया है कि टैक्सेस लिए जाएँ, इस तरह से बिल्स वसूल की जाएँ, बिजली की कीमतें बढ़ाएँ, गैस की कीमतें बढ़ाएँ, हुकूमत का जो सर्वाइवल है वो ईजी होगा फिर? देखिए यही तो जो गवर्नमेंट के लिए मसाइल है। आज 3 बजे ये बैठ रहे हैं, कल मोहसिन नकवी ने राब्ता किया है, लियाकत बलोच से बात भी की है, आज 3 बजे मीटिंग है, टेक्निकल कमेटी की अपनी रिपोर्ट सामने आएगी, टाइम भी लगेगा। मुमकिन है कोई थोड़ा बहुत अशकशोई के लिए कोई रिलीफ ऑफर किया जाए कि आप धरने को लपेट दें, आप धरना दोबारा भी ले आइएगा, लेकिन उससे पहले चीज़ों को तय करने दें क्योंकि IMF का अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ और हम इनके पास जो क्वेश्चन है वो वही हो सकता है कि जहां पहले 200 यूनिट वालों को 50 अरब रुपए की सब्सिडी 3 महीने के लिए दी गई है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर जो प्लान थे वो खत्म करके, तो उसको फर्दर करके 200 से 400 वाले के लिए कुछ और रियायत दे दें। ऐन मुमकिन है कोई इस किस्म की हो, इससे बड़ी मुझे ज्यादा तवक्को नहीं है। जी ठीक है। आमिर साहब, एक लेटेस्ट अपडेट है, उस हवाले से मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगा। जो एक रिसेंटली वाक़या हुआ ईरान में, मैं एक बार फिर से उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी झड़पें ऐसी हैं जो कि अब शुरू हो चुकी हैं उनकी शहादत के बाद। फ़लस्तीनी सरहदी इलाकों में भी हम देख रहे हैं और फिर जो हमास के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरानी हुकूमत से भी बात की जाएगी जो हमास के सरबराह को शहीद किया गया है। नहीं, जाहिर है ये तो ईरान के ऊपर तो सबसे पहला सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि उनके अंदर वहां उनके अभी सदारत वाला भी क्वेश्चन चल रहा है कि जो उनके सदर को हादसा पेश आया था हेलीकॉप्टर में, उसके ऊपर भी अभी तक उंगलियां उठ रही हैं कि वो क्या ऐसा हादसा था कि वो सिर्फ मौसम का मसला था या कोई हिट किया गया उसको, नीचे से कोई फायर लगाया, क्या किया। तो ईरान की इंटेलिजेंस और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही बहुत बड़े प्रेशर में हैं और इस वाक़े ने उनके लिए और भी मसाइल पैदा कर दिए हैं। जाहिर है कि जब आपके पास मेहमान हैं और उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी आपके है और या तो आप उनको कबूल ना करते, आप कह देते कि हम आपको कबूल नहीं कर रहे मेहमान के तौर पे। जब आपने कर लिया है तो जिम्मेदारी तो मेज़बान सिक्योरिटी टीमों की होती है, उस मुल्क की होती है। और हमास बहुत पहले से हो रही थी, ईरान की तरफ से दावे भी बड़े किए गए थे कि हम पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन उससे आगे बात नहीं बनी थी। तो साजिशों ने अपना काम दे ठीक है। राम साहब, जिस तरह से इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया है, अब ये मामलात मजीद बिगड़ने की तरफ ही जा रहे हैं। जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि ईरान पर भी एक ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि मेहमान उनके पास मौजूद थे, तो बहुत से ऐसे माहिरीन भी हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं इस जंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है इसराइल को तो हमास के इस मौके से जो उन्होंने हमला किया से बहुत फायदा लगा, इस हमले से मौका बना लिया उन्होंने। गजा को क्या अमलिया मेटी कर दिया, इतने मुसलमान शहीद हो रहे हैं और हम सारे मुसलमान मुमालिक मजमती बयानात से आगे नहीं जा रहे। मदद भी उनकी इजाजत से दी जा सकती है, चाहे वो खुराक की हो या मेडिकल एड हो। जो पड़ोस में मुसलमान मुमालिक बैठे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ से जहाज में चीजें भेज देते हैं और बाकी लोग भी। लेकिन बहरहाल उम्मत मुस्लिमा तो एक ओवरऑल मसाइल का शिकार है
और इसराइल हावी है सारी इस्लामी दुनिया पे भी। खुद यूरोप और अमेरिका में बड़ी आवाजें उठी हैं इसराइल के इन बर्बरियत पे, नस्लकुशी के इकदामात पे, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। ठीक है, और जिस तरह से सपोर्ट हम देखते हैं कि इसराइल को किया जाता है अमेरिका की तरफ से, और अगर किसी और मुल्क में इस तरह का कोई काम होता है तो फिर फौरन से एक्शन ले लिया जाता है, तो वो जो एक सपोर्ट है अमेरिका की इसराइल के लिए, वो बहुत इस वक्त काउंट कर रही है, जिसकी वजह से इसराइली जो जारहियत है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी चीज है नहीं जो इसराइल की हमायत के लिए ना हो। और उन्होंने कौन सा किया, देखे ना आप, अभी जो वजीर आजम थे बरतानिया के, वो जहाज सामान का भर के, बारूद का, असलहे का, इसराइल पहुंचे, तल अवीव पहुंचे। तो इनकी हुक्मरानों की तरफ से, इनके मगरिब के, कोई कमी नहीं है, खुला वो कर रहे हैं। बाकी जगह पे, सब जगह पे इंसानी हकूक उनको याद आते हैं और इसराइल के ऊपर वो खामोश हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकली जो सियासी तौर पे काम हो रहा है उसके ऊपर भी करारदाद पास हो जाती है, और इसराइल के ऊपर वहां बात ही मना है। उनके मीडिया में भी बहुत मुश्किल से चीजें आती हैं। यही हमारे मसाइल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा।